हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ डिस्कस किया था। बॉयल्स लॉ में जो स्टेटमेंट था वो ये था कि अगर मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर जो है वो एक गैस का वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट था। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देन चार्ल्स लॉ जिसमें हमने कहा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। साथ में मैंने ये भी आपको बताया था, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखा था चार्ल्स का, जो स्टेटमेंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। वो स्टेटमेंट ये था कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम 273 ml है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और अब अगर आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो उसका वॉल्यूम 273 ml से 274 हो जाएगा। 2 डिग्री बढ़ाते हो तो 2 ml से बढ़ जाएगा, 10 डिग्री बढ़ाते हो तो 10 ml से बढ़ जाएगा। राइट। जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था वो इस तरह से था, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 टाइम्स 1/273 times of its volume at 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। और अगर आपने टेम्परेचर में T डिग्री बढ़ाया है तो इतना वॉल्यूम जो है या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इतना था, इतना इंक्रीज हो गया, तो ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। ये फाइनल वॉल्यूम यहां पर हो जाएगा। यहां पर आप V नोट कॉमन ले सकते हो, 1 + T/273, और इसी ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में था, डिग्री सेल्सियस में, और फिर यहाँ से हमने V नोट अपॉन 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और इसी को हमने लिख दिया टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ये तो कांस्टेंट है, फिक्स डेटा है, तो फाइनल वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। देन आगे बढ़ते हैं। आफ्टर बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी बोला जाता है उसे, या गै-लुसैक्स लॉ। गै-लुसैक्स लॉ एग्जैक्टली चार्ल्स लॉ और गै-लुसैक्स लॉ सेम है। यहां पर वॉल्यूम है, यहां पर उसकी जगह प्रेशर है। यहां प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट थे, यहां पर प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट थे, यहां पर वॉल्यूम और मोल्स कांस्टेंट है। स्टेटमेंट पहले लिख सकते हो आप, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ ए गैस is directly proportional to pressure of a given amount of gas. Pressure of a given amount of gas is directly proportional to its absolute temperature. Is directly proportional to its absolute temperature. यहां पर भी इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं। पहले स्टेटमेंट लिख लेते। अच्छा, यहां पर तो आप आगे P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2 लिख सकते हैं हम, जैसा पहले कर रहे थे। स्टेटमेंट लिखिए एक और, प्रेशर ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 times its volume
at 0 degree Celsius at 0 degree Celsius per degree change in temperature, per degree change in temperature, तो 1/273 times of its pressure at 0 degree Celsius, अगर T डिग्री का चेंज किया तो इंटू T डिग्री, ये इनिशियल प्रेशर था, इतना चेंज हो गया, ये फाइनल प्रेशर हो जाएगा। फिर से आप उसी तरह से इसको रिलेट कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब है कि ये प्रेशर भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल करोगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 4 टाइम्स करोगे तो प्रेशर भी 4 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 2 टाइम्स 3 टाइम्स करोगे तो फिर प्रेशर 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं होगा, राइट। एंड देन फाइनली वन मोर लॉ, अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ, यहां पर हम किसको रिलेट करेंगे? मोल्स और टेम्परेचर को, मोल्स और वॉल्यूम को। लिखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ ए गैस is directly proportional to its moles. Volume of a gas is directly proportional to its moles, जहां पर P and T are constant। ये सब कुछ देखिए सीरियसली अगेन आसान है, क्योंकि ऑलरेडी आपको PV इक्वल्स टू nRT इक्वेशन पता है, तो आपने उसमें से P और T को कांस्टेंट कर लिया, तो आप खुद सोच सकते हो क्या होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं बता दूं, पहले PV इक्वल्स टू nRT इक्वेशन नहीं आई है, पहले ये सब आया था, उसके बाद PV इक्वल्स टू nRT इक्वेशन आई है, तो हम वो समझ नहीं सकते। ये इतना आसान नहीं है, ये जब जितना अभी हमें लग रहा ना, ये इससे बहुत डिफिकल्ट है, चलो इसका एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये सब कितना डिफिकल्ट है उसी का मैं आपको बता रहा हूँ, शायद पहले भी बताया होगा। 1906 में 1906 में पता बोल्ट्जमैन ने बात है 1906 की, बोल्ट्जमैन ने सुसाइड किया था। क्यों पता है? उसने पता है क्या कहा था? तब 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी, तब स्टीम इंजन्स का काफ़ी था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टीम इंजन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, तो जो वाटर है ना, उस पर अच्छी खासी रिसर्च हो रही थी कि कैसे स्टीम इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, तो बोल्ट्जमैन ने कहा था कि जो वाटर होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, देयर आर टाइनी मॉलिक्यूल्स होते ही, हम सबको पता है, जिनको आप इवन अलग अलग भी कर सकते हो। जबकि आप कह सकते हो सर ये तो ठीक है, ये तो पहले ही पता चल गया, क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गए, आई थिंक इवन कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए, उससे पहले तक तो एटम की बात हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो उससे पहले डिस्कवर हो गए। हाँ, न्यूट्रॉन के बारे में भी आइडिया था, एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन बाद में चला, लेकिन पता तो था। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए उससे पहले भी हाँ एटम्स और इसके बारे में नॉलेज थी, लेकिन हर कोई इसे मानता नहीं था, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी कि हाँ ऐसा होता है, विश्वास नहीं करते थे। और ऐसा नहीं कि तब कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि किसी एक जगह किसी को कुछ पता चला तो सब जगह पता चल जाएगा, ऐसा भी नहीं था। तो जब बोल्ट्जमैन ने ये कहा कि जो वाटर होता है कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसको हम अलग अलग कर सकते थे, तो इसे एंटी रिलीजियस कहा गया कि कैसे हम वाटर को, यानी ऐसा माना जाता वाटर तो यूनिफॉर्म है, आप इसे अलग अलग कैसे कर सकते हो? भगवान ने इतना अच्छा पानी यानी क्रिएचर बनाया, यूं कह दो, आप उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ रहे हो, ये एंटी रिलीजियस कहा गया उसको। तो आप सोचिए इस लेवल तक प्रॉब्लम होती, तो आपको लग रहा होगा ये तो क्या, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, और ये आसान नहीं, ये बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल था जब फर्स्ट टाइम आप ये करते हो तब, ठीक है ना। तो आज भी आप सोच के देखना एक बार थोड़ी देर के लिए, अगर ग्लास में पानी भरा हुआ और मैं कहता हूँ कि यार इसके अंदर ना बीच में खाली खाली जगह है,
पानी के बीच में खाली जगह, आपको लगेगा नहीं सर कैसे हो सकता है, पूरा भरा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर एटम्स हैं, उनके भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में एम्प्टी स्पेस है, वो इधर उधर मूव कर रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, दिखते हैं आपको पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए? ये तो अब आपने क्या सुन रखा है तो बड़ा ठीक है सर, हमने फर्स्ट टाइम जब किसी को कहा जाता ना पानी रखा हुआ और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, कोई नहीं मानने वाला आपको बात। वो आपसे ही पूछेगा दिखाओ कहाँ हिल रहा है, हिल रहा है क्या पानी? वो यही कहेगा अगर हिलते तो पानी हिलता हुआ दिखता ना, पानी हिल रहा है क्या? नहीं हिल रहा पानी, गिलास में रखा हुआ है एकदम फिक्स। मर जाओगे लेकिन कन्विंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो अब फाइनली क्या करते हैं, इन सभी लॉज को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो कुछ नहीं अलग अलग कंडीशंस हैं। तो यहां से अगर हम देखें इस चीज को तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। अलग अलग कंडीशंस पर है, ऐसा नहीं कि सबकी कंडीशन, बट हमने इन सबको अगर कंबाइन कर दिया तो कह सकते हैं ओवरऑल कह सकते हो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी, और यहीं पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसे हम क्या कहते हैं आर पुट कर दिया, आर की वैल्यूज, और ये ऑलरेडी आपको पता है तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। कुछ नया नहीं है, ये सब आपके पास पहले ही थी, बस आपको ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, एवोगैड्रो लॉ क्या होता है ये पता होना चाहिए, और कुछ इसमें ऐड नहीं हुआ है। इक्वेशन को कैसे यूज करना है, प्रेशर की यूनिट क्या क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट क्या क्या होती है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ नया नहीं है। प्रेशर वॉल्यूम में इनमें से कुछ भी गिवन है तो कोई अननोन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नया क्या है अब यहाँ पर उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो PV इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन है जो हमने यहाँ डिराइव की है, इससे हम बहुत सारे कर्व्स प्लॉट करते हैं। इनफैक्ट लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारे कर्व्स बताए भी थे, स्ट्रेट लाइन, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोला, पैराबोला, बहुत सारे कर्व्स बताए थे। तो अब चलिए PV इक्वल्स टू एनआरटी से हम अलग अलग तरह के कर्व्स प्लॉट करेंगे। कौन कौन से कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले लेट से V वर्सेस T का। अच्छा यहां पर अब क्वेश्चन आता है V वर्सेस T, तो यहां तो वेरिएबल बहुत सारे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर, 4 टर्म्स है, 4 वेरिएबल कह सकते हो, R तो कांस्टेंट। तो यहां पर अगर मैंने V और T लिखा है तो मोल्स और टेम्परेचर नहीं, मोल्स और प्रेशर नहीं लिखा है, तो जो नहीं लिखा है वो कांस्टेंट है, यानी यहां पर मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट। अब आपको कर्व प्लॉट करना है, एक तरह से चार्ल्स लॉ वाला केस हो गया, तो आप कह सकते हो सर इसमें कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में तो एन आर बाई पी, वॉल्यूम टेम्परेचर ये वाली टर्म, प्रेशर मोल्स आर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, ये किसकी इक्वेशन हो गई, स्ट्रेट लाइन की, और ये इस स्ट्रेट लाइन का क्या हो गया, स्लोप हो गया, आया ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो गया V वर्सेस T, ये कर्व ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी, एम उसका स्लोप है, ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है ये, क्योंकि कोई इंटरसेप्ट यहाँ पर नहीं है। हाँ यहाँ पर एक चीज आती है सर, ये ओरिजिन को टच करेगी या नहीं करेगी, ओरिजिन को टच करेगी या नहीं करेगी। ओरिजिन पर टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम भी 0 एक तरह से देखा जाए तो आप सबको भी पता है 0 केल्विन हम अचीव नहीं कर सकते, तो 0 केल्विन पर आप ये कह सकते हो कि यूं देखा जाए तो इस इक्वेशन से वॉल्यूम 0 मतलब क्या सब्सटेंस गायब हो गया, सब्सटेंस गायब हो गया क्या, नहीं, 0 केल्विन पर ये इक्वेशन एप्लीकेबल ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं होगी। और अगर हाँ अब आता सर यहां पर आपने जो कर्व बना रखा वो फिर क्यों 0 केल्विन पे बना रखा, तो मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि भाई मैंने 0 केल्विन तक नहीं बनाया क्योंकि उस पॉइंट 0 पर तो कुछ भी डिफाइन नहीं है, मैंने उस कर्व को उससे जस्ट थोड़ा सा पहले रोक दिया। हाँ तुम एनलार्ज करके देखोगे तो शायद दिख जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कर्व ऐसे भी बनाते हो या इसको यहाँ से रोक भी देते हो, यहीं पर रोक देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से बना दो
तब भी ठीक है, और यहां से बना दो तब भी ठीक है। पॉइंट ये है 0 केल्विन पर तो कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो हम 0 केल्विन एग्जैक्ट, हाँ टेंड्स टू 0 की बात कर सकते हो आप, नियर बाई 0 की बात कर सकते हो, एग्जैक्टली 0 पर तो हम कभी कुछ बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो डजेंट मैटर, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। V वर्सेस टी का कर, हाँ स्लोप जो है इस पर आता हूं, NR/P, स्लोप क्या होगा NR/P। और आई थिंक यहां पर मैं एक और चीज आपको बता दूं, शायद ये जो थीटा होता है, तो tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप, आया ना, और ये स्लोप यहां पर किसके बराबर है, तो यहां पर प्रेशर बढ़ने पर स्लोप कम होगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा स्लोप कम होगा, और मोल्स बढ़ने पर स्लोप बढ़ेगा। तो अगर मैं यहां पर आपसे ये कहूं कि दो कर्व हमने प्लॉट की, इसमें प्रेशर P1 है, यहां पर प्रेशर P2 है। बहुत क्लोज सर, अभी तो आप बोल रहे हो प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर बदल कैसे दिया, इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वो कांस्टेंट वैल्यू कुछ और है, वो कांस्टेंट वैल्यू कुछ और है। अब आपको कंपेयर करना है कि P1 ज्यादा है या P2 ज्यादा है, P1 ज्यादा है या P2 ज्यादा है, तो यहां पर ये NR/P2, यहां पर ये पूरा NR/P1, ये वैल्यू कम है, यानी P2 जो है वो P1 से ज्यादा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, हाँ लेकिन यही अगर मोल्स के लिए पूछा जाता तो N1 और N2, तो यहां पर क्या होता है, जिसका स्लोप ज्यादा, बिकॉज स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो यहां पर कह सकता हूं N1 इज ग्रेटर देन N1 इज ग्रेटर देन N2। तो ये समझ में आना चाहिए अलग अलग कर्व के लिए। अच्छा, यहां पर जब यहां पर मैं मोल्स लिख रहा हूं तो प्रेशर के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, तो यहां पर हम मान रहे हैं कि इसका और इसका प्रेशर सेम है, यहां पर मैं मान रहा हूं कि यहां और यहां मोल्स सेम है, जिसमें कोई जो डेटा यहां पर नहीं कुछ बताया जा रहा है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह के कर्व्स भी आप यहां पर प्लॉट कर सकते हो, जैसे ये मैंने V वर्सेस T का किया है, आप चाहो तो P वर्सेस T का कर सकते हो, आसान आई थी, क्या चेंज होगा, चलिए दो कर्व फिर से बना दीजिए, यहाँ N1 N2 तो कह सकता हूं N1 इज ग्रेटर देन N2, और यहां पर V2 इज ग्रेटर देन थर्ड P वर्सेस V, और फोर्थ P वर्सेस 1/V। और यहां पर कर्व प्लॉट करते वक्त आपको हमेशा इस तरह से दो कर्व प्लॉट करने हैं जिसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे इसके लिए पहले हाँ कर्व कैसा होगा P वर्सेस V का, PV इक्वल्स टू NRT, P वर्सेस V हाइपरबोला, अब यहां पर दो कर्व्स मैंने बना दी N1 और N2, T1 T2 भी ले सकते हो, लेट से मैंने ले लिया T1 T2 और T1। आपको बताना है T2 ज्यादा है या T1 ज्यादा है, कैसे करें, अब यहां पर ये स्लोप तो नहीं है, बड़ा सिंपल, एक वर्टिकल लाइन बना दी इस पर, और यहां पर वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम सेम है, दिख रहा है जहां प्रेशर किसका ज्यादा है, यहां प्रेशर ज्यादा है यहां प्रेशर कम है, तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसी का टेम्परेचर भी ज्यादा, वॉल्यूम तो सेम है 1/V, ये वाली टर्म
इस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए सेम है, यानी ये वाली टर्म तो सेम हो गई। अब जिसके लिए P ज्यादा होगा उसी के लिए T ज्यादा होगा, तो T2 इज ग्रेटर देन। मोल्स के लिए भी कर सकते हो, मैंने टेम्परेचर को वेरी करवाया, आप चाहो तो मोल्स को वेरी करवा सकते हो। ये बहुत बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी होगी, ये बहुत आसान चीजें हैं, ये आसान है ये, और आपको खुद ये आसान लगेगी, लेकिन जब इनिशियली आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो नहीं लगती, धीरे धीरे, क्योंकि इनकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, इट्स कॉमन क्वेश्चन, मैथमेटिक्स है ये, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि ये तो बहुत आसान लगने लगता है। बस प्रॉब्लम क्या होती है, ये ग्राफ आपको पता है, लेकिन पहले फिजिक्स मैथ्स में करते आए तो वहाँ y और x की टर्म में होता है। अब क्या होता है, y और x की टर्म में आसान लगता है, यहाँ पर वो प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में आ जाता ना, तो लगता है ये क्या हो गया, और कोई डिफरेंस नहीं आया। P वर्सेस 1/d, ये इसको पहले समझने के लिए मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, y इक्वल्स टू c/x। हम ये कहते हैं कि हाँ ये कर्व हाइपरबोला होगा, हम ये मानते हैं कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये कर्व कौन सा होगा हाइपरबोला, तो मैं ये मानता हूं कि हम कर्व किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, y और x के बीच में, इसीलिए ये हाइपरबोला। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि y वर्सेस 1/x के बीच में कर्व प्लॉट करो, तो अब क्या होगा, ये अब y वर्सेस x का नहीं है, y ये नॉर्मली लास्ट क्लास में जितना भी डिस्कशन हमने किया था, हमने ये माना कि कर्व y और x के बीच में प्लॉट हो रहा है। अब मैंने यहां पर आपसे कह दिया y वर्सेस 1/x के बीच में कर्व प्लॉट, तो अब आप यूं समझ लो यहां पर y c 1/x, जरूरी नहीं हर जगह x और y आए, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, यहां पर ये ऐसा थोड़ी कर्व y और z के बीच में भी होता है, z वेरिएबल ले लिया आपने, ऐसा तो है ही नहीं कि केवल दो ही वेरिएबल होते हैं, किसी को भी वेरिएबल बना सकते हो। हाँ, आदत ज्यादातर यही है, y और x y z इन्हीं को हम वेरिएबल मानते हैं, a b को ऐसा लगता है a and b आर कॉन्स्टेंट, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा मैथ्स फिजिक्स a और b की इक्वेशन दे रखी है, ज्यादातर y और x, बट कर तो सकते हो। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, ये 1/x जो है, यूं मान के चलो ये 1/x, ये इसके बीच में कर्व प्लॉट कर रहे हो, आप यूं सोच लो कि मैंने कर्व इसको 1/x को क्या लिख दिया, z, यानी यहां पर अब आप सोचो कि आप पहले भूल जाओ, आप मैंने 1/x को z लिख दिया, आप ये सोचो अब आप y और z के बीच में कर्व प्लॉट कर रहे हो, किसके बीच में, y और z के बीच में, कर्व कैसा आएगा, y और z स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब वापस सोचो आपने z किसको लिखा, z आपने किसको लिखा, 1/x को, यानी y वर्सेस 1/x का जो कर्व है वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। इसको आप पूरा एक साथ सोचोगे अपने आप समझ में आएगा। होपफुली मेरी बात समझ में आई होगी। कुछ नहीं, मैंने इसको क्योंकि 1/x के बीच में कर्व प्लॉट हो रहा था तो मैंने इसको z लिख दिया, इसकी जगह z लिख दिया। अब मैंने ये सोचा कि कर्व हम y और z के बीच में प्लॉट कर रहे हैं, y और z के बीच में कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा, कर्व प्लॉट हो गया। अब z तो कुछ था नहीं इनिशियली, तो फिर से हमने z किसको लिखा था, 1/x, तो z की जगह वापस से क्या लिख दिया, 1/x, तो ये कर्व क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन। तो ये भी बहुत जरूरी कि कर्व किसके बीच में आप प्लॉट कर रहे हो, तो PV इक्वल्स टू nRT 1/v, P वर्सेस ये 1/v के बीच में अगर कर्व प्लॉट होगा तो ये 1/v आपका क्या हो गया, z हो गया। तो अब यहां पर जो कर्व आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। T2 T1 nRT इसका क्या हो गया, स्लोप हो गया, स्लोप ज्यादा यानी T2 ज्यादा। कंफ्यूजन हो इसमें मैं एक तरीका और बताता हूं क्या करना आपको। इक्वेशन तो यही हमारे पास एक ही जिससे कर्व प्लॉट करने, देखो ठीक है ना। क्या कहा गया आपको, P वर्सेस V का कर्व प्लॉट, 1/v का कर्व प्लॉट करना। प्रैक्टिस करो सब हो जाएगा, लेकिन फिर भी तरीका होता है। अगर आपको कंफ्यूजन होता तो जो पहले वाली टर्म है हमेशा उसको हमें y मानना है। इस P वर्सेस V का कर्व था, P को हमने y मान लिया,
और 1/v को मैंने x मान लिया, राइट। इसका कर्व प्लॉट करना था, इसको y इसको x। अब जो PV इक्वल्स टू nRT इक्वेशन है उसमें यहाँ पर कर्व, यहाँ पर टर्म्स कौन कौन सी यूज हो रही, प्रेशर और वॉल्यूम। तो यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम को आप y और x की टर्म में लिख दो, प्रेशर और वॉल्यूम को y और x की टर्म में लिख दो। तो यहाँ पर अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ वापस, प्रेशर की जगह क्या लिख दूंगा y, वॉल्यूम की जगह क्या लिखूंगा v इक्वल्स टू 1/x, ये 1/x इक्वल्स टू nRT। अब आप ये सोचो कि आप कर्व y और x के बीच में प्लॉट कर रहे हो, y और x के बीच में प्लॉट कर रहे हो, y और x के बीच में आप कर्व प्लॉट कर रहे हो, क्या आएगा कर्व, स्ट्रेट लाइन आएगा या नहीं आएगा, आएगा। और y और x के बीच में कर्व प्लॉट किया, कर्व आ गया स्ट्रेट लाइन। अब आपने y किसको माना था, p को, तो y की जगह p लिख दो, x किसको माना था 1/v को, v। तो आपका कर्व किसके बीच में हो गया, p वर्सेस 1/v। दे रहा हूं मैं, और क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसे ही। ऐसे ही कर देता हूं। PV वर्सेस V, कौन कौन सी टर्म्स इसमें नहीं आई है, ना तो मोल्स आए ना टेम्परेचर आए, तो मोल्स एंड टेम्परेचर। चलिए y और x मान के कर लेता हूं, PV को y माना, V को x माना, तो यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/x, ठीक है, V की जगह x पुट कर दिया। अब आप PV इक्वल्स टू nRT में, PV इक्वल्स टू nRT में P की जगह y/x, V की जगह x इक्वल्स टू nRT, x कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू nRT। यहाँ ना तो n है ना t है, तो इसका n भी कांस्टेंट, t भी कांस्टेंट, मतलब y भी कांस्टेंट। तो y वर्सेस x का कर्व कांस्टेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। y किसको माना था आपने, PV को, हाँ या ना, x किसको माना था, v को। चाहो तो x और y को हटा दो अब यहां से, इंटरसेप्ट किसके बराबर, nRT। ये क्या हो गया एक तरह से, y इक्वल्स टू 3 लाइन, y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 5, यही हुआ कांस्टेंट। अब यहां पर आप फिर से बता कर सकते हो, ये n2 और यहाँ n1 कह सकता हूं n2 इज ग्रेटर देन n।
डायरेक्टली भी कर सकते थे, बिना y और x माने कैसे बता सकता हूँ, PV इक्वल्स टू nRT। अब आप सोचो PV के बीच तो यही आपका, यहीं से सोच लो यही आपका क्या हो गया y, nRT ये तो कांस्टेंट है तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट, वैसे भी आ जाए PV को y nRT कांस्टेंट तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही आ रहा है y इक्वल्स टू nRT PV इक्वल्स टू nRT। चलिए एक और कर्व बना, अब आपको बनाना है कर्व। हो गया? PT वर्सेस T, y और x मान के भी कर सकते हो, सब सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा और फास्ट करूँ तो वॉल NR बाई V T। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, PT चाहिए, यहाँ तो केवल P है, तो क्या करो, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये भी यूज कर सकते हो। यहाँ PT, यहाँ हमें PT चाहिए, यहाँ तो क्या, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमें T से, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये PT हमारा क्या हो गया, Y, और ये T जो है वो हमारा क्या हो गया, X। T X है तो यहाँ पर ये क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर। PT ये y और t इज x। फिर से वही लॉजिक, यहां v1 यहां v2, v डिनोमिनेटर में है
टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, ये x की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, ये वाली। जिसका v ज़्यादा उसका pt कम, तो जिसका pt कम उसका v ज़्यादा, तो v2 इज ग्रेटर देन v। लेकिन यही चीज यहां पर जब आती है nr/v इंटू टी, अब यहां पर भी हमने t से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इस बार हम कर्व किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं? इस बार हम कर्व pt वर्सेस टी स्क्वायर, तो इस pt की जगह y लिखूंगा और t की जगह x नहीं लिखूंगा, t स्क्वायर को ही मैंने क्या माना है? x माना है, टी स्क्वायर को ही x माना है, तो कर्व क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। pt वर्सेस टी स्क्वायर, इसको आप ऐसे समझ लेना, y इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला तो तब है जब आप कर्व किसके बीच में प्लॉट करते हो? y और x के बीच में। लेकिन यही आपने कर्व y और x स्क्वायर के बीच में प्लॉट किया तो ये पैराबोला नहीं, स्ट्रेट लाइन है। लास्ट यहां पर जो कर्व था v वर्सेस 1/t, y और x मान के कर लेना। हर एक क्वेश्चन y और x मान के आपको, अगर जिसमें भी आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, पहले y और x मान के करो, फिर ये जो कर रहा हूं उसी को देखो। बहुत बार क्या होता है, सर ये समझ में नहीं आया, नहीं इसी को देखना पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो जो स्टेप्स मैं कर रहा हूं उसी को फॉलो करनी होगी। मैथमेटिकल स्टेप्स है, थोड़ी देर बाद थोड़ी देर तक देखोगे अपने आप समझ में आएगा। v n r/p t होता है, लेकिन कर्व हम उल्टा 1/t के बीच में प्लॉट कर रहे हैं, 1/t के बीच में प्लॉट कर रहे हैं। v वर्सेस t का कर्व होता तो स्ट्रेट लाइन आ जाती, यानी y वर्सेस y इक्वल्स t/x, y और x के बीच में कर्व प्लॉट करोगे हाइपरबोला, लेकिन y और 1/x के बीच में करोगे स्ट्रेट लाइन, यहाँ उसका जस्ट उल्टा। v और t के बीच में करोगे स्ट्रेट लाइन, v वर्सेस 1/t के बीच में करोगे हाइपरबोला। कंफ्यूजन है? फिर से कहूंगा, y और x मान लेना, v इज y और 1/t इज x। यहां से ये x है, ये y है। अब इक्वेशन में पुट कर दो, v की जगह तो y, v की जगह तो y, n r t, t की जगह क्या पुट करूंगा? और अब कर्व किसके बीच में प्लॉट हो रहा है? y और x, y और x के बीच में, तो हाइपरबोला ही आएगा। और x की वैल्यू क्या मानी? 1/t। आगे बढ़ते हैं। और ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये फिजिक्स में भी आपकी काफी हेल्प करेगा। फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक आएगा जिसमें हम बहुत सारे कर्व्स प्लॉट करते हैं, वहां पर भी ये चीज हेल्प करेगी। हाँ, ये अलग बात है कि ऐसा कोई log v के कर्व्स तो नहीं आते, सिंपल pv, p वर्सेस v, v वर्सेस t ऐसे ही कर्व आते हैं, बट फिर भी ये पता होना चाहिए कर्व जब हम प्लॉट करें। जेई के अंदर ऐसा हो सकता है कि रादर देन एक सिंपल सा कर्व दे p वर्सेस v का, उसको log p वर्सेस log v में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जब भी log का कर्व हो, अच्छा यहाँ पर n और t के बारे में कुछ नहीं रखा, तो n भी कांस्टेंट, t भी कांस्टेंट, इन सबको एक साथ रखो, ये सब कांस्टेंट है। log p, आई थिंक log pv, मुझे log nrt दोनों तरफ ले लिया, log ऑफ pv इसको आप और कैसे लिख सकते हो? log p वर्सेस log v इक्वल्स टू log nrt। अब आप कर्व किसके बीच में प्लॉट कर रहे हो? log p, तो ये आपका क्या हो गया? y, ये पूरी टर्म आपकी क्या हो गई? x, इसको y लिख दो, इसको x लिख दो, हाँ या ना? तो y इक्वल्स टू x को उधर लेके गया -x प्लस log nrt। क्या आएगा? माइनस साइन है, स्लोप क्या होगा? नेगेटिव।
इसमें इंटर वापस कर यहां बना रहा हूं, y की वैल्यू क्या है, log p log v, स्लोप नेगेटिव, यस ये कट करेगा। एक तो यहां पर ये इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें तो इंटरसेप्ट यानी log nRT, स्लोप कितना होगा इसका, स्लोप कितना है -1, स्लोप इज -1। एंगल बता सकते हो, पढ़ रहे हो मैथ्स में, आई थिंक एंगल बता सकते हो, 1045 डिग्री कितना होता है 1, 10 135 डिग्री -1 135। अच्छा यहां बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आती है, क्या लगता है यहां पर अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं तो क्या स्लोप चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करने पर स्लोप चेंज हो जाएगा, नहीं, स्लोप तो यहां पर फिक्स है। टेम्परेचर या मोल्स चेंज करोगे तो किस में चेंज आएगा, इंटरसेप्ट में, यानी यहां पर ये आप कह सकते हो ये T1 ये T2, जहां इंटरसेप्ट ज्यादा वहां टेम्परेचर ज्यादा, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। अच्छा ये कर क्या यहां से स्टार्ट हो सकता है, यानी इंटरसेप्ट ही जीरो हो जाए, हो सकता है इंटरसेप्ट जीरो, यानी log nRT की वैल्यू 0 मतलब nRT 1। इनफैक्ट ये कर्व स्टार्ट ही यहां से हो सकता है, अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, nRT की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, log nRT की वैल्यू नेगेटिव, और log nRT की वैल्यू नेगेटिव मतलब यहां पर इसके लिए nRT इज लेस देन, ये इसके लिए मैंने लिखा यहां पर, सब पैरेलल है, ये सारे पैरेलल है, सबका स्लोप बराबर है, ऑल आर पैरेलल, स्लोप सबका सेम है, टेम्परेचर सबका अलग अलग है, जितना नीचे जाते जाओगे टेम्परेचर कम होता जा रहा है। यहाँ पर T2 यहाँ T3 लिख देता हूँ, यहाँ T4 लिख देता हूँ, तो कह सकते हो T1 इज ग्रेटर देन T2, T इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T4। चलिए आप बनाइए log v वर्सेस log t, log v वर्सेस log t, यहां पर अब क्या होगा v इक्वल्स टू
log v log nr by p प्लस log t। ये y ये x, अब की बार स्लोप पॉजिटिव। इसके लिए nr by p ग्रेटर देन 1, nr by p 1, nr by p लेस देन। एंगल सबका सेम, स्लोप सबका 145 डिग्री। क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, बताऊंगा मैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं बताऊंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर जनरली हम लॉग लिखते हैं, लॉग लिखा हुआ है तो ये बेस 10 मानते हैं, और ln लिखा हुआ है दैट मीन्स बेस e मानते हैं। केमिस्ट्री में हम थ्रू आउट ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर अब हम कर्व प्लॉट कर रहे हैं, नेक्स्ट में दे रहा हूँ आपको। v वर्सेस ln t का।
ये करिए। तो v हमारा क्या हो गया, y ln t। चलिए पहले x, तो t इक्वल्स टू e की पावर x, pv इक्वल्स टू nRT। तो p की जगह मैं क्या लिख सकता, p तो कांस्टेंट है, v की जगह y n r बाई p, t की जगह e की पावर x। कर्व किसके बीच में हम प्लॉट कर रहे हैं, y वर्सेस x यानी ln t के बीच में, और y इज व्हाट, v। कर्व कैसा आएगा, इस तरह से। यहां लिख देता हूं इसको, v वर्सेस ln t का कर्व हमने प्लॉट किया है। ये आपको करना है। इसके आगे ये कर्व कैसा होगा, ये हो गया y e की पावर t इक्वल्स टू x, तो t इक्वल्स टू ln x। y और x के बीच का कर्व प्लॉट करना है, y और x। तो pv इक्वल्स टू nRT में y n r बाई v, t की जगह ln x, y वर्सेस
करिए, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको समझा देता हूं। ये तो आसान है, लेकिन यहां पर भी मैंने एक चेंज कर दिया, कर 1/v वर्सेस p का कर दिया है। 1/v वर्सेस p, p n r t अपॉन 1/v, ये 1/v y है तो 1/n r t, इधर आ गया p, ये y ये x, तो स्लोप किसके बराबर हो गया? 1/n r t। ठीक है, तो अगर t2 है तो स्लोप कितना? 10 60 डिग्री, आई थिंक जिसकी वैल्यू कितनी होती है? √3, और 1/n r t1 किसका रेशो चाहिए? t1/t2, दिस डिवाइडेड बाय दिस, डिवाइड कर दो तो t1/t2 इक्वल्स टू √3/1/√3, तो आंसर इज, जल्दबाजी में मिस्टेक अगर होती है तो आंसर जो है आंसर 3 की जगह 1/3 आ जाएगा। अगर आपने p वर्सेस 1/v का कर लिया है, p वर्सेस 1/v का कर लिया, तो ये स्लोप nRT2 होता, 1/nRT2 नहीं होता, यानी nRT2 की वैल्यू √3, दूसरे की वैल्यू 1/√3, तो ये आंसर में जो अभी 3 आया है 1/3 आता। यहां पर log p वर्सेस log v, अभी जस्ट हमने किया भी था log p माइनस log v, चलिए टाइम दे रहा हूं, करिए उसको। तो यहां पर अच्छा, ये जो टर्म्स है, ये डेटा पता है क्या? ये log 2 की वैल्यू याद रखिए 0.3010, बहुत बार 0.3 ले लेते हैं क्योंकि 0.3010 में 1 का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, बट एग्जैक्ट वैल्यू ये है। log 3 की वैल्यू एग्जैक्टली 0.4771, log 5 की वैल्यू भी 0.6990 ऐसे आती है, जिसे रफली 0.7 ले लिया जाता है, इसे रफली 0.3 भी ले लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन मैंने दी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? log 3 के बराबर है, लेकिन यहाँ माइनस में है। log 2 की वैल्यू तो 0.303 होती है, लेकिन log 1/2 की वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी, राइट? तो ये वैल्यू किसकी है? log 1/2 की। तो बड़ा आसान, इंटरसेप्ट, ये वाली टर्म इंटरसेप्ट है, राइट? तो यहां पर t1 के केस में log nRT1 इक्वल्स टू log 3, राइट? तो nRT1 इक्वल्स टू, यहां लिख रहा हूं मैं, nRT1
T1 इक्वल्स टू 3। सेकंड वाले पार्ट में ये क्या है, एक तरह से log 1, ये 0 मतलब क्या, log 1, तो log 1 nRT की वैल्यू, nRT जो भी है ये, इसकी वैल्यू 1, और ये t दे रखा है कितना 300। और थर्ड इक्वेशन log nRT2 इक्वल्स टू 1/2। आपको क्या निकालना है, T1 T2 रेशियो ले लीजिए, तो T1 अपॉन T इक्वल्स 3, तो T1 इक्वल्स टू 3T मतलब 3 इंटू 300 900, और यहां से रेशियो लेने पर T2 अपॉन T 1/2, तो T2 इक्वल्स टू 150 केल्विन। और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी इसके ऊपर, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, थैंक यू।